हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम 23 दिसंबर 2021 का जो पेपर आ रहे हैं, जो आपने पहले एनालिसिस बताया था, अब बच्चों के पेपर आ चुके हैं। पेपर डाउनलोड करके आप हमें भेज सकते हैं और हम उनका सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आज हम पेपर 2 देखेंगे। पेपर 2 में भी हम CDP का भाग देखेंगे। तो पेपर 2 का CDP का भाग देखेंगे। पेपर 1 आपको मिल चुका है, उसमें CDP, हिंदी और EVS आपको मिल चुका है। तो 23 तारीख का पेपर 2 का CDP का भाग। अब इसमें क्या क्वेश्चन, किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके क्या आंसर होने चाहिए और अपने आप आंसर मैच करके बताइए हमें 30 में से आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो पेपर 2 है उसमें 23 तारीख का जिसका पेपर है, उन्होंने हिंदी और संस्कृत ले रखा है। तो हमें अभी CDP का भाग देखना है। CDP में पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तरह के का लक्षण निर्धारण विद्यार्थी को अधिगम के लिए आंतरिक प्रेरणा करेगा। मतलब आंतरिक रूप से प्रेरणा करता है तो वो होगा स्वनिर्देश। जब वो स्वनिर्देशित होगा तभी वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरण होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अपने आंसर आप मिलाते चल जाएं और हमें बताएं आखिरी में 30 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार विकास के किस स्तर में पर बच्चे की परिकल्पना आधारित निगमात्मक तर्कता विकसित होती हैं और वैज्ञानिक सोच उभरनी शुरू हो जाती हैं। तो ये किस में होता है, आपने देखा होगा जब अमूर्त सक्रियात्मक की बात होती है तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 अमूर्त सक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। डैश और डैश सामाजिकरण की द्वितीय अवस्था है। तो द्वितीय अवस्था आपको पता है, पहली अवस्था कौन है, परिवार। परिवार के बाद आता है स्कूल, यानी परिवार जिसमें है तो वो तो कट जाएगा। तो बचा विद्यालय और जनसंचार। तो क्या होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अगर एक विद्यार्थी किसी क्रिया को मूल्यवान मानता है लेकिन उस क्रिया को करने के लिए उसके पास बहुत कम नियंत्रण हो, तो इस अवस्था में विद्यार्थी किस तरह के भाव असहज करेगा। अगर मान लीजिए उसके पास पूरा नियंत्रण नहीं है तो वो कुंठा वाली स्थिति को निर्धारण करेगा। शर्म होगा नहीं, उबना होगा नहीं, और ये चीजें होंगी कुंठा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। समकालीन सिद्धांत बचपन को डैश मानते हैं। तो क्या मानते हैं, एक सामाजिक संरचना है ये। तो क्या है, बचपन है एक सामाजिक। तनाव वाली, जो तनाव और चिंतन वाली कौन सी है, बाल्यावस्था। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय स्तर की कक्षा में सामाजिक संरचनात्मक ढांचे का लक्षण नहीं है। नहीं है पूछा है तो नहीं है पहले अंडरलाइन कर लेंगे। तो क्या है, सभी अधिगमकर्ता को एक जैसा जवाब देना और एक जैसी तरीके का अनुसरण करना की बात कही है। कोई भी बच्चा, मान लीजिए एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 का अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो उनके वर्डिंग, उनका जवाब देने का तरीका सब अलग अलग होगा, तो एक जैसा नहीं होगा। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कौन से, संगठन, संतुलीकरण, अनुकूलन और सांस्कृतिक उपागम। ठीक है, तो एक चीज आप देखिए, सामाजिकरण की बात हो रही है तीनों में, तो सामाजिकरण होगा ही नहीं। देखिए उसका ऑप्शन होगा 4। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के बारे में बल किस चीज के बारे में देता है, समावेशी शिक्षा आपको सबको पता है। समावेशी शिक्षा हमारी
समानताओं की बात करता है। समावेशी शिक्षा के बात क्या कहता है? समानता। समावेशी के जब भी बात आए तो समानता की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न में से किस तरह के सवाल विद्यार्थी में चिंतन के आकलन में मदद करता है? तो वो क्या है? संदर्भित चिंतनशील आधारित सवाल, क्योंकि चिंतन की बात करी गई है, चिंतन आकलन की बात करी गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब सारी चिंतन विचारों को मौलिकता और नवीन उत्पादन जैसे विशिष्टताएं निम्न में से किस संदर्भ में संबंधित होती है? सृजनात्मकता। जब क्रिएटिविटी होती है तभी ये चीजें आती हैं। आप अपने आंसर मिलाते चल जाएं और हमें बताएं कि 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर बुनियादी किससे होती है? अध्यापक द्वारा विद्यार्थी के अनुभव और परीक्षण के कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। जो विद्यार्थी के अनुभव हैं उनको शामिल करना ही बाल केंद्रित शिक्षा मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। निम्न में से कौन सी शिक्षार्थी में समस्या समाधान कौशल के लिए बाधा है? बाधा के बारे में पूछा है तो क्रियात्मक अबाध्यता स्थिति, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। निम्न में से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परीक्षण के अनुकूलन नहीं है? नहीं पूछा है तो इसके लिए कंठस्थीकरण एवं शब्द समस्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में कौन से अध्यापक अधिगम सामग्री दृष्टिवाद की बात कर रहा है? दृष्टिवाद विद्यार्थियों के समावेश में मदद करती है। तो हस्त नोट तो होगा ही नहीं, मानचित्र और ग्लोब भी नहीं होगा, और चित्रलेखन ये नहीं होगा, तो श्रवण टेप यानी ऑडियो टेप। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। वे विद्यार्थी जिन्हें वाच विकल्प है, जिनके सफल समावेशी हेतु निम्न में से कौन सा वर्जित करता है? तो मानकृत आकलन। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। विद्यार्थी द्वारा ग्रहित जेंडर रूढ़िवादिता को भंग करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऐसे विविध उदाहरण समझा करने चाहिए जिससे रूढ़िवादिता को चुनौती मिले। ठीक है, इसमें आगे ऑप्शन अगर देखें तो इसमें क्या क्या चीजें कही है? विद्यार्थी को उन रूढ़िवादियों के साथ रहना चाहिए, नहीं। क्षेत्र में आकलन का अंक कम कर देना, नहीं। जो विद्यार्थी रूढ़िवादी व्यक्ति है उसमें मजाक ना, तो ये ऑप्शन होगा पहला, 16 का ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 17। विद्यार्थी अधिगम के प्रति आतुर और अभिप्रेरित होते हैं जब अध्यापक अधिगमकर्ताओं को संचालित कर और उन्हें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अहम हिस्सा मानता है। कोई भी जब चाइल्ड सेंटर होती है तो उसमें जब बच्चे को अहम माना जाता है तभी वो कारीगर मानी जाती है। तो ये भी एक तरह से चाइल्ड सेंटर की बात कर रहा है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अध्यापक अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि विश्लेषण है, तो किसके लिए विश्लेषण है? विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के लिए प्रासंगिक है, दोनों के लिए ही वो इम्पोर्टेंट है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि केवल आ रहा है तो केवल तो दोनों ही कट जाएंगे, तो इस चीज के लिए आप ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विकास अधोमुख लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास का यह सिद्धांत क्या है? पदराभूमुख, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। परिवार के बच्चे कक्षा में अक्सर अवहेलना की जाती है तब जब वह कक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। कक्ष में इस प्रकार के आचरण के लिए निम्न कारण होने चाहिए, तो क्या होने चाहिए? हाशिए पर रहने वाले परिवारों के लिए प्रति शिक्षा अक्सर
पूर्व ग्रह होता है। सहपाठियों के विविधता व इन बच्चों के सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में संवेदनशील का अभाव है। यही कारण है दोनों, क्योंकि जब उन्हें पता ही नहीं है तो इसलिए वो उसके ऊपर इस तरह की टिप्पणियां चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से कौन सा रणनीति समावेशी को बढ़ावा देती है? तो क्या वह बाधा मुक्त होना चाहिए, नियंत्रण चक्रीय होने चाहिए, सामान्य विद्यालय ग्रह आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1, 2, 3 यानी ऑप्शन नंबर 4। वाइगोत्स्की के अनुसार सभी उच्चात्मक संज्ञानात्मक प्रक्रिया आधारित है किस पे? संतुलीकरण पर आधारित होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कम द्वारा कोलर वर्ग के नैतिक विकास के प्रमुख आलोचक हैं। तो नारीवादी वाली के लिए यह सिद्धांत नारीवादी उपेक्षित में करता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन का स्तर और उसके प्रदर्शन का वह स्तर जो यह वयस्क के मार्गदर्शन अधिक जानकारी वाले समकक्ष में साथ काम करके प्राप्त करने के क्षेत्र के कहलाता है। तो निकट स्तर यानी ZPD वाली बात कही गई है यहाँ, ZPD। ठीक है, ZPD। क्वेश्चन नंबर 25। कथन 1। एक अध्यापक जो बच्चे को विभिन्न घटनाओं के बारे में व्याख्या की चर्चा की साथ साथ नहीं देते। अरे यार ये भी देख लो। अपने आप कारक व्याख्या को विकसित करने के लिए लक्षित नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? A और R दोनों सही है पर व्याख्या सही नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? प्रगतिशील शिक्षा डैश कारक करते हैं। तो प्रगतिशील किसके बारे में? विविधताओं की समस्या के बारे में बताती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निशा अपनी सहेली और परिवार के सदस्यों के मनोदिशा को समझने लेती है और वह यथागत प्रतिक्रिया करती है। यह बड़े होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। तो निम्न में से कौन सा बौद्धिक से संपन्न जिसके विकसित करने के लिए? तो आंतरिक व्यक्तिगत बोध के बारे में बात कर रही है। ठीक है, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जो मैंने कहा था इस बार के जो CTET के जो पेपर हैं उसमें 2 क्वेश्चन फेवरेट थे CTET के, NEP 2020 और NCF 2005। तो इसमें से कहीं ना कहीं हर सेट में पेपर 1 और पेपर 2 में जो ये क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, तो इस चीज़ का आगे भी ध्यान रखेंगे हम जब पेपर होंगे, क्योंकि एक बार जब CTET ने पेपर कंप्यूटर बेस्ड करा दिए तो आगे वो भी कंप्यूटर बेस्ड कराएगा। तो आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के अनुसार विद्यार्थी मूल्यांकन अभिप्राय डैश से डैश हो जाना चाहिए, योगात्मक से रचनात्मक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रटने की बात कही, रटना तो होना ही नहीं, कुंठा नहीं होना चाहिए। तो इसमें पहले योगात्मक और फिर रचनात्मक की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। कथन क्या कह रहा है? एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे की परिसंज्ञान क्षमताओं को विकास पर बल दे। तर्क क्या कह रहा है? जब बच्चे अपनी धारणाओं व चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो वह अपने अधिगम के नियम में और अधिगम योग्य हो जाते हैं। तो इसके दोनों चीज़ें हैं, A और R दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। किसी एक नए संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना चाहिए। जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें प्रीवियस नॉलेज टू
नई नॉलेज के साथ जोड़ते हैं तभी वो लेसन प्लान, या फिर आप जब टीचिंग क्लासरूम में टीचिंग करते हैं तो वो प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपने देख लिया। 30 क्वेश्चन में से अब आप बताइए आपके कितने सही आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कितने सही हैं। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।